नमस्कार साथियों, जुत्सु काइसेन का सीजन 3 जैन 26 में आने वाला है। तो तब तक जुत्सु काइसेन के सीजन 2 की कहानी को भी समझ लेते हैं ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम पास्ट की एक झलकी देखते हैं। जब समर का दिन होता है, सुगेरो गेटो हर बार की तरह कर्सेस को एक्सरसाइज और एब्जॉर्ब करता जाता है अपनी कर्स्ट स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक से। कोई नहीं जानता कि कर्सेस को खाने का स्वाद कैसा होता है। गेटो अपने आप को एक चीज हमेशा समझाता आ रहा है कि उसे लोगों की मदद करनी है, उसे शांत रहना है। उसने जो देखा उसके बाद भी उसने जुजुत्सु सोर्सरर बनना चुना और यही बात वो उस दिन से खुद को समझाता आ रहा है। और तभी अपन देखते हैं गेटो और गोजो को आमने सामने। खैर कहानी अभी मुड़ती है 2006, जब न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एक प्रेसिडेंट का होम अब हॉन्टेड है। एक इंसिडेंट होने के बाद प्रेसिडेंट ने अपनी फैमिली के साथ ये सुसाइड कर लिया। तब से ये घर हॉन्टेड है। लोग यहाँ जाते हैं हॉन्टेड जगह देखने, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता। और आजकल की इंटरनेट की दुनिया में हॉन्टेड चीजें काफी वायरल होती जाती है, जिसकी वजह से जुजुत्सु सोर्सरर का काम भी बढ़ रहा है। और इसी वजह से ग्रेड 1 सोर्सरर मेमे और ग्रेड 2 सोर्सरर उटा याइमी को ये मिशन दिया जाता है कि वो जाकर इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करे। अभी उनकी असिस्टेंट मैनेजर उन्हें लोकेशन पर लेकर जाती है। मेमे कहती है कि उन्हें बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि कर्स अंदर है। दोनों अंदर जाते हैं, घर काफी गंदा होता है। मेमे कहती है कि उन्हें अलग अलग होकर घर को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जिस पर यूटा हाइमे थोड़ा हिचकिचाती है। मेमे कहती है कि क्या वो अकेले नहीं जाना चाहती। यूटा हाइमे कहती है कि नहीं नहीं वो चली जाएगी, जिस पर मेमे कहती है कि ठीक है वो फर्स्ट फ्लोर को इन्वेस्टिगेट करेगी और यूटा हाइमे सेकंड फ्लोर को। यूटा हाइमे अभी आगे बढ़ती है, सेकंड फ्लोर के सारे रूम्स चेक करती है और अभी वो मेमे से टकरा जाती है। यूटा हाइमे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, उसे तो फर्स्ट फ्लोर पर होना चाहिए था। मेमे कहती है कि यही तो फर्स्ट फ्लोर है और उसने ये रैपर्स एज अ मार्क छोड़े थे और वो इन्हीं रैपर्स के पास से 3 बार गुजर चुकी है। ये यूटा हाइमे समझ जाती है कि वो दोनों यहाँ फंस चुके हैं। दोनों अभी 30 मिनट से एक ही जगह पर घूमे जा रहे होते हैं। यूटा हाइमे कहती है कि कहीं ये इन्हें डोमेन तो नहीं ना, जिस पर मेमे कहती है कि इन्वायरमेंट अभी बदला नहीं है, मतलब ये डोमेन नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेंटल सीनरी है। मतलब वो एक बैरियर के अंदर फंस चुके हैं जो कि विक्टिम्स को कैप्चर करने के लिए रखा जाता है कस्ट स्पिरिट के द्वारा। मेमे कहती है कि जिस कस्ट स्पिरिट को वो ढूंढ रहे हैं वो वीक है, मतलब उन्हें उसे एक्सरसाइज करने के लिए इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। तो वैसे यूटा हाइमे कैसे इस बैरियर को तोड़ेगी। यूटा हाइमे अभी अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि उसे स्टार्टिंग में लगा कि ये बैरियर एक लूप की तरह है। उन्होंने 4 बार इस लूप को क्रॉस किया और हर बार उनके स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, मतलब कि ये लूप एक सर्कुलर डायरेक्शन में नहीं बल्कि लीनियर डायरेक्शन में। और हर बार स्टेप्स डिफरेंट होने की वजह से अगर वो तेजी से भागे तो शायद ये बैरियर उन्हें ना रोक पाए और टूट जाए। ये सुन मेमे कहती है कि 90 पॉइंट्स, जिस पर यूटा हाइमे कहती है कि बाकी के डेथ पॉइंट्स का क्या हुआ, जिस पर मेमे बताती है कि उन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में भागना होगा जिससे बैरियर का टूटना और इजी हो जाएगा। अभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और बैरियर टूट जाता है। और अभी या उनके जूनियर सातोरू गोजो और सेकंड ईयर का टोक्यो जुजुत्सु हाई स्टूडेंट गेटो भी यहाँ आ जाता है यूटा हाइमे को रेस्क्यू करने। और साथ में सोको लेरी भी यहाँ आती है जो कि काफी हद तक नोमारा की तरह दिखाई पड़ती है। यूटा हाइमे अभी सोको को देख काफी खुश होती है क्योंकि वो ही एक है जिसको यहाँ देखकर उसको अच्छा लगा, क्योंकि गेटो और गोजो तो उसका मजाक बना रहे हैं। सभी अभी जुजुत्सु हाई लौटते हैं जब ग्रेड 1 जुजुत्सु सोर्सरर यागा उनका टीचर मौजूद होता है जो गोजो की पिटाई करता है क्योंकि ये बात ही नहीं सुनता और बिना सुपरवाइजर की लोकेशन पर पहुंच गया। ऊपर से उसने वह वेल भी नहीं बनाया। अभी दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं जब गोजो कहता है कि वेल बनाना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ह्यूमंस को तो ना ही कर्सेस दिखती हैं और उनकी टेक्निक भी उन्हें नहीं दिखती। जिस पर गेटो कहता है ताकि वो एक लाइन मेंटेन कर सके, जिस पर गोजो कहता है कि हाँ उसे पता है और थक गया है कमजोरों को बचाते बचाते। जिस पर गेटो कहता है कि कमजोरों को बचाना ही तो सोसाइटी को सही शेप में लाता है और जुजुत्सु सोर्सरर इसलिए ही तो एग्जिस्ट करते हैं ताकि नॉन सोर्सरर को बचाया जा सके। ये सुन गोजो कहता है कि उसे ये मॉरल आर्गुमेंट काफी बेकार लगते हैं, इसलिए अभी वो दोनों बाहर जाकर लड़ने का फैसला करते हैं। तभी यागा यहाँ आता है और कहता है कि उन दोनों के लिए उसके पास एक मिशन है। उन दोनों को मास्टर टेंजन ने चुना है और उन दोनों को स्टार प्लाज्मा वेसल को प्रोटेक्ट करना है। गोजो अभी कंफ्यूज्ड होता है स्टार प्लाज्मा वेसल और मास्टर टेंजन का रिलेशनशिप, जिस पर यागा अभी समझाता है कि मास्टर टेंजन एक इमोर्टल सोर्सरर है लेकिन वो एजलेस नहीं है। एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो एक सर्टेन एज पर जाते हैं तब उनकी बॉडी खुद पर खुद उन्हें रीबिल्ड करने लगती है, जिसे एवोल्यूशन कहा जाता है। और जब ऐसा होगा तब वो कुछ और ही बन जाएंगे और उन्हीं की बदौलत ये जुजुत्सु वर्ल्ड बचा हुआ है।
कर्सिस से, जिस पर गोजो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना, जिस पर गेटो कहता है कि अगर टेंजन इस लेवल पर पहुंचती है तो वो ह्यूमंस के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं, क्योंकि फिर उनका खुद पर ही काबू नहीं रहेगा। इसलिए हर 500 साल बाद उन्हें एक बॉडी चाहिए होती है जिसके साथ वो मर्ज हो सके, जिसे प्लाज्मा वेसल कहते हैं। यागा उन दोनों को अब बताता है कि वेसल की लोकेशन अब लीक हो चुकी है और ग्रुप क्यू और स्टार रिलीजियस ग्रुप नहीं चाहते कि मास्टर को उनका वेसल मिले, इसलिए गोजो और गेटो को उस वेसल को प्रोटेक्ट करना होगा। दोनों अभी एक होटल पहुंचते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, कॉल पर बात कर रहे होते हैं। गेटो एक रूम की डोरबेल बजाता है और अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि वो आ रही है। तभी एक ब्लास्ट होता है, गेटो उस लड़की को बचा लेता है और अपने कर्स की हेल्प से उस लड़की को लेकर बाहर कूद जाता है। इधर ग्रुप क्यू का मेंबर काफी चाकू गोजो की तरफ फेंक देता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि गोजो कितना स्ट्रॉन्ग है, जिस पर गोजो कहता है कि ठीक है, और अब वो इसको तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक वो उससे माफी नहीं मांगता। मीनवाइल दो आदमी ये सब देख रहे होते हैं। सीयू क्यों कहता है कि स्टार रिलीजियस कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकते और उस आदमी को जेनिन बुलाते हुए कहता है कि वो उसे कांटेक्ट देता है वेसल को खत्म करने का, जिस पर वो आदमी कहता है कि अब उसने शादी कर दी है और वो जेनिन नहीं है, अब उसका लास्ट सरनेम है फूचिगुरो। तो अपने लिए चाय बना रहा होता है, चाय पीता है आराम से और उसके कर्स स्पिरिट ने कोकुन को पकड़ रखा होता है। कोकुन कहता है कि गेटो उसे छोड़ दे, वो अपने गांव चला जाएगा और फार्मिंग चालू कर देगा, जिस पर गेटो कहता है कि उसे नहीं लगा था कि कर्स यूजर को फार्मिंग भी आती होगी। कोकुन कहता है कि मिस्टर बेयर भी यहाँ आ चुके हैं और अब ये दोनों स्टूडेंट बचने नहीं वाले। तभी गेटो उसे एक पिक्चर दिखाता है जो उसे गोजो ने भेजी थी, जिसमें मिस्टर बियर हार चुके हैं। तो मतलब ये कि अब क्यू ऑर्गेनाइजेशन भी अभी टूट चुकी है। मीनवेल सीयू क्यू टाइम वेसल एसोसिएशन के मिडल में टोजी से मिलता है, जिसको उन्होंने हायर किया होता है स्टार प्लाज्मा वेसल को खत्म करने के लिए। लेकिन टोजी तो यहाँ बैठकर रेस पर सट्टा लगा रहा है जिसमें वो कभी जीतता नहीं। सीयू उससे पूछता है कि वो गोजो के पीछे क्यों नहीं जा रहा है, जिस पर टोजी कहता है कि वो बिना प्लान के उससे नहीं लड़ सकता, इससे पहले उसे कमजोर तो होने दो, फिर वो जाएगा। सीयू कहता है कि ठीक है। वो उस पर यानी सोर्सर किलर पर ये काम छोड़ता है और जाने से पहले वो टोजी से पूछता है कि मेगुमी कैसा है, जिस पर टोजी अनजान बनकर कहता है कि उसे नहीं पता कि मेगुमी कौन है। बैक टू दी होटल स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको गोजो की गोदी में होती है। गोजो गेटो से कहता है कि उन्हें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, काश वो सोको की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकते हैं। लेकिन सोको के समझाने का तरीका हमेशा उन दोनों के सर के ऊपर से जाता है। रिको को भी होश आ जाता है और वो देखती है कि वो गोजो की गोदी में और वो गोजो को थप्पड़ मार देती है। गेटो कहता है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आए हैं, जिस पर रिको कहती है कि उसे यकीन नहीं है और उनकी शक्ल देखकर वो बता सकती है वो दोनों उसकी मदद के लिए नहीं है। तभी मिसातो क्रोई रिको की देखभाल करने वाली अभी रूम में आती है और वो देखती है कि गोजो और गेटो दोनों रिको को खींच रहे हैं। क्रोई उन्हें रोकती है और रिको को बताती है कि ये उनकी मदद के लिए यहाँ है। रिको देखती है कि क्रोई एक कर्स पर बैठी पड़ी है जो कि गेटो का होता है, जिस पर गेटो अपनी टेक्निक को एक्सप्लेन करने लगता है। गोजो कहता है कि आजकल के बच्चे काफी अग्रेसिव हैं, जिस पर रिको कहती है कि वो दोनों ध्यान से सुने, उन जैसे बेवकूफों को लगता है कि मौत और मर्जिंग सेम नहीं है, लेकिन वो और टेंजन सेम है। टेंजन ही रिको है और रिको ही टेंजन है और रिको टेंजन से मर्ज होने के बाद वो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन रिको की बात को तो अभी दोनों इग्नोर कर आपस में ही बात करने लगते हैं। रिको भी देखती है कि उसे तो स्कूल जाना है और वो स्कूल भाग जाती है। अभी सभी रिको के स्कूल में होते हैं जब रिको अपनी क्लास में होते और तीनों बाहर होते हैं। गोजो को अभी यागा का कॉल आता है और वो कहता है कि उन्हें रिको को लेकर जुजुत्सु हाई आना है और ये टेंजन का ऑर्डर है, जिस पर गोजो अपनी ना खुशी जाहिर करता है। गेटो कहता है कि मर्जिंग के बाद रिको बैरियर की फाउंडेशन बन जाएगी और फिर वो कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल सकेगी, तो फिलहाल उसे उसकी फैमिली से मिलने देना चाहिए। क्रोई ये सुन कहती है कि रिको की कोई फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसी ने रिको की देखभाल करी है बचपन से। ये सुन गेटो कहता है कि इसका मतलब क्रोई ही उसकी फैमिली है। ये सुन क्रोई शर्मा जाती है। गोजो अभी कहता है कि गेटो ने 2 कर्सेस को तो रिको की देखभाल के लिए भेजा हुआ है ना, इस पर गेटो कहता है कि काश वो मेमे की तरह अपने कष्ट के विजन्स को देख सकता है, लेकिन अगर कुछ होता है तो उसे पता चल जाएगा। तभी गेटो सडनली रियलाइज करता है कि उन्हें रिको को लेने जाना होगा क्योंकि उसके दोनों कष्ट एक्सरसाइज हो चुके हैं।
मीनवाइल एक रेस्टोरेंट में टोजी रेसिस को देख रहा होता है और इधर सीयू देखता है कि टोजी ने रिको के ऊपर इनाम रखा है ताकि उसे मार दिया जाए और वो ये सब करता है सीयू के दिए हुए पैसों से। मीनवाइल तीनों रिको को बचाने उसकी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। टोजी को इधर सीयू का कॉल आता है और वो कहता है कि रिको अभी जुजुत्सु हाई नहीं पहुंची। इसमें टोजी कहता है कि ये तो अच्छी बात है। सीयू कहता है कि अगर दूसरे कर्स्ड यूजर ने रिको को मार दिया तो पैसे उन्हें मिलेंगे, ना कि टोजी को। टोजी को सारा पैसा वापस देना पड़ेगा जो पैसा स्टार रिलीजियस ग्रुप ने उसे दिया है, और अगर दूसरे कर्स्ड यूजर्स को ही रिको के पीछे भेजना होता तो वो ये काम टोजी को नहीं देते। जिस पर टोजी कहता है कि रिको को कुछ नहीं होगा जब तक गोजो उसके साथ है। 100 सालों में पहला इंसान जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों है। जिस पर सीयू कहता है कि मतलब फिर तो टोजी भी उसे नहीं हरा सकता। जिस पर टोजी थोड़ा सा मुंह बना लेता है और टीवी में चल रहे रेसिस के नतीजे को बदलता देख कहता है कि क्या पता बैक टू दी रिको's स्कूल। केटो रिको को ढूंढ रहा होता है, तभी एक ओल्ड कर्स्ड यूजर वहां आता है अपने 2 सिंपल शिकिगामी के साथ। केटो समझ जाता है कि उसकी यूनिफॉर्म देख इसे लगा होगा कि यहाँ मल्टीपल सोर्सर्स आने वाले हैं, इसलिए उसने ये शिकिगामी बुलाए। तभी गेटो भी अपनी कर्स्ड स्पिरिट को बुला लेता है। ये देख ओल्ड मैन समझता है कि ये कर्स्ड मैनिपुलेशन टेक्निक है और वो समझने की कोशिश करता है कि उसे गेटो के पास जाना होगा, क्योंकि ओल्ड मैन को लगता है कि गेटो 1-on-1 फाइट में नहीं जीत सकता, इसलिए वो इन स्पिरिट्स को बुला रहा है। गेटो सडनली वॉर्म लाइक कर्स्ड ओल्ड मैन की तरफ भेजता है, लेकिन ओल्ड मैन उससे बच गेटो के पीछे आ जाता है। तभी ओल्ड मैन देखता है कि उसका दोस्त तासुके यहाँ है जो हमेशा उसके साथ रहता है, क्योंकि उसकी फैमिली वाले उस पर नहीं बल्कि उसके भाई पे पैसे खर्च करते थे, क्योंकि ओल्ड मैन को कर्सेस दिखते थे और इस पूरे वक्त सिर्फ तासुके ही हमेशा उसके साथ रहा। ओल्ड मैन अपनी लाइफ का फ्लैशबैक देख रहा होता है जो कि एक झांसा होता है और गेटो तुरंत अपीयर होता है और उसकी खूब पिटाई कर देता है और उससे पूछता है कि वो ग्रुप क्यू से है या स्टार रिलीजियस। इधर गोजो रिको को ढूंढ लेता है, लेकिन गोजो को देख सारी लड़कियां पागल हो जाती है। उनकी टीचर भी वहां आती है और वो भी पागल सी हो जाती है। गोजो अभी रिको को लेकर यहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है कि वो अब जुजुत्सु हाई जा रहे हैं। इधर एक कर्स्ड यूजर गोजो को दूर से देख रहा होता है और समझता है कि यही वो है जिस पर 3 करोड़ का इनाम है। तभी वह क्रोई आ जाती है, वो समझ जाती है कि रिको को लेने आया है, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। अभी गेटो भी यहाँ आता है और देखता है कि क्रोई तो काफी पावरफुल है। इधर गोजो के सामने अभी वही कर्स्ड यूजर अपने आप को 5 क्लोन्स में डिवाइड कर लेता है। तभी गोजो को गेटो को कॉल आता है। गेटो कहता है कि उसे पता लगा कि कल 11 बजे तक रिको पर 3 करोड़ का इनाम है। रिको अभी सोचती है कि क्या ये सब शिकिगामी है। क्लोन्स अभी गोजो पर अटैक कर देते हैं। गोजो उनसे बचता है और कहता है कि उसके अपोनेंट की इनेट टेक्निक 5 क्लोन्स जनरेट कर सकती है और मेन बॉडी किसी भी क्लोन के साथ खुद को चेंज कर सकती है। जिस पर कर्स्ड यूजर पूछता है कि ये गोजो को कैसे पता लगा। गोजो कहता है कि उसकी आंखें अच्छी है और उसकी टेक्निक इन्फिनिटी नंबर के सीरीज से बनी है, मतलब जो भी उसके पास आता है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है और कभी वो उस तक उसे छू ही नहीं पाता। गोजो अभी अपनी लिमिटलेस टेक्निक के बारे में बताता है कि ये एक इमेजिनरी एप्पल या ब्लैक होल जैसी बनती है जो सबको अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन ये टेक्निक गोजो को थका देती है। गोजो अभी कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड यूज करता है और कर्स्ड यूजर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास आते ही वो कॉमिकली कहता है कि वो फेल हो गया और हल्के से पंच से ही वो कर्स्ड यूजर को गिरा देता है। ये देख रिको काफी हैरान होती है। तभी वो अपने फोन में देखती है कि क्रोई किडनैप हो चुकी है। को डिस्कस करते हुए गेटो कहता है कि उसने क्रोई के कहने पर उसको अकेला छोड़ दिया ताकि वो गोजो की हेल्प करने यहाँ आ सके। ये गेटो की ही गलती है कि क्रोई किडनैप हो गई। जिस पर गोजो कहता है कि ये कोई गलती नहीं है। खैर वो रिको को जुजुत्सु हाई छोड़ने जा रहे हैं और सोको को रिको बनाकर क्रोई को बचाने जाएंगे। जिस पर रिको रोती है और कहती है कि शायद टेंजन के साथ मर्ज होने से पहले वो क्रोई को वापस ना ला सके, इसलिए वो भी उनके साथ चलेगी। ये बात जानते हुए कि रिको को वहां ले जाना खतरनाक साबित हो सकता है, गोजो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर रिको वहां डर गई और उसने कहा कि उसे घर जाना है तो वो उसे वापस घर नहीं जाने देंगे। अभी अपन देखते हैं ओकिनावा बीच पर जब गोजो और रिको मस्ती कर रहे होते हैं और गेटो और क्रोई बैठे होते हैं। क्रोई कहती है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप के नॉन सोर्सर ने उसे पकड़ लिया था, कितनी शर्म की बात है कि वो खुद को बचा भी ना सकी। जिस पर गेटो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्रोई पूछती है कि वैसे वो यहाँ कैसे आए, क्या उन पर अटैक नहीं हुआ था। गेटो कहता है कि गोजो की नजर काफी तेज है, वो बाय रोड की बजाय प्लेन से आए जो ज्यादा सेफ था और पूरे रास्ते गोजो ने प्लेन में सब पैसेंजर्स को चेक किया और साथ में भी गेटो की कर्स
कर्स्ट स्पिरिट बाहर पहरा दिए हुए थी, लेकिन गेटो सोचता है कि उन्होंने उन्हें ओकिनावा क्यों बुलाया। क्रोई कहती है कि शायद वो उनका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं कि ताकि हम टाइम पर रिको और टेंजिन को मर्ज ना करवा सके। गेटो जानता है सारी पॉसिबिलिटीज को, इसलिए उसने यहाँ बैकअप बुलाया है और ये बैकअप होता है जुजुत्सु हाई फर्स्ट ईयर केंटो नानामी और यू हाई बीरा। गोजो गेटो की हेल्प करने यहाँ आए होते हैं। मीनवाइल गोजो और रिको मस्ती कर रहे होते। क्रोई गेटो से पूछती है कि क्या उन्हें ऐसे बाहर घूमते रहना चाहिए, जिस पर गेटो कहता है कि ये गोजो का ही प्लान है, शायद वो रिको की फिक्र कर रहा है। गेटो खड़ा होता है और कहता है कि अब चलने का टाइम हो गया है, लेकिन रिको का मायूस चेहरा देख गोजो कहता है कि वो आज रात नहीं बल्कि कल जुजुत्सु हाई जाएंगे, क्योंकि आज मौसम भी सही है और ओकिनावा में ज्यादा कर्स्ट यूजर भी नहीं है। गेटो अभी गोजो से कहता है कि उसने अपनी इन्फिनिटी टेक्निक अभी तक रिलीज नहीं करी है और वो ना ही सोया है, शायद आज भी वो नहीं सोने वाला। जिस पर गोजो कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आखिर गेटो भी तो उसके साथ है ना। और ये न्यूज हाई बारा और नानामी को भी मिलती है कि वो एक और दिन यहाँ रुकने वाले हैं। अभी चीजें काफी पीसफुली आगे बढ़ती है, चारों काफी इंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, एक्वेरियम जाते हैं और अभी सब नेक्स्ट डे जुजुत्सु हाई पहुंच जाते हैं और अपना मिशन पूरा करते हैं और कहते हैं कि अब वो जुजुत्सु हाई है, मतलब वो सब सेफ है। गेटो कहता है कि गोजो ने इस बार काफी हार्ड वर्क किया, जिस पर गोजो कहता है कि नेक्स्ट टाइम से वो किसी बच्ची की बेबी सिटिंग नहीं करने वाले। सडनली गोजो की चेस्ट को एक स्वॉर्ड चीर देती है। ये देख गेटो को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जुजुत्सु हाई के अंदर है। गोजो उस आदमी यानी टोजी से पूछता है कि क्या गोजो उसे जानता है, जिस पर टोजी कहता है कि कोई बात नहीं, टोजी भी लोगों के नामों को याद नहीं रखता। अभी अपन देखते हैं एक टाइम टोजी गोजो क्लैन गया था ये देखने 6 आई किड को, उसने गोजो को वहां देखा और गोजो पहला ऐसा लड़का था टोजी की लाइफ में जिसने ये महसूस किया कि उसके पीछे टोजी खड़ा है। टोजी जानता था कि गोजो को मारने के लिए उसे गोजो को कमजोर करना पड़ेगा और वो कामयाब भी हो गया। तभी गोजो अपनी टेक्निक यूज करता है और टोजी को दूर फेंक देता है और गेटो की कर्स्ट स्पिरिट उसे निगल लेती है। गेटो गोजो की हेल्प करने आगे आता है, लेकिन गोजो कहता है कि वो ठीक है, उसने ऑलरेडी अपनी कर्स्ट एनर्जी से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ दे दी थी, जिससे उसके ऑर्गन्स को कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा है जैसे एक सेफ्टी पिन एक स्वेटर में लगी हो, तो वो ठीक है। और गेटो को अभी रिको को टेंजिन के पास लेकर जाना है। गेटो अभी रिको और क्रोई को लेकर वहां से चला जाता है। टोजी अभी कर्स्ट स्पिरिट को चीर कर बाहर आ जाता है। गोजो देखता है कि ये स्वॉर्ड दूसरी है उस स्वॉर्ड से जिससे उसने पहले गोजो पर वार किया था। टोजी अभी कहता है कि उसका प्लान गोजो को मारने का था, जिस पर गोजो कहता है कि इनाम तो अब हट चुका है रिको के ऊपर से, तो अगर वो उसे मार भी देगा तो वैसे भी उसे पैसे नहीं मिलने वाले। जिस पर टोजी कहता है कि बेवकूफ, उसी ने तो ये इनाम रखा था, उसे पता था कि जब तक इनाम की टाइम लिमिट चलती रहेगी गोजो की टेक्निक एक्टिव रहेगी, टाइम लिमिट खत्म होते ही गोजो भी खत्म। गोजो अभी अपनी टेक्निक यूज कर टोजी पर अटैक करता है, पर टोजी उससे बच जाता है और वो गोजो पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन गोजो उसे कैच कर लेता है और उसे जंगलों में फेंक देता है। गोजो मन में कहता है कि इसके पास पक्का कोई प्लान होगा। गोजो टोजी की स्पीड देख समझता है कि टोजी के अंदर कर्स्ट एनर्जी नहीं है, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ एक कर्स्ट स्पिरिट भी है। गोजो अभी मैक्सिमम आउटपुट यूज करता है और अपने आसपास के एरिया को क्लीन कर देता है ताकि टोजी को छुपने का मौका ही ना मिले। तभी काफी फ्लाई हेड्स आते हैं। गोजो कहता है कि कहीं ये ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं, कहीं वो रिको के पीछे तो नहीं चला गया। सडनली गोजो को ये रियलाइज होता है कि नहीं, टोजी यही है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा टोजी गोजो की इंफिनिटी को चीर कर अपने स्पेशल ग्रेड कर्स टूल इन्वर्टेड स्पेयर हेवन को यूज कर उसकी गर्दन से उसकी छाती को चीरता हुआ फिर उसके पैरों पर कंटिन्यूसली अटैक कर गोजो को मार देता है। टोजी स्माइल करता है कि गोजो मर गया, क्योंकि टोजी ने यूज किया था एक ऐसा टूल जो किसी भी कर्स्ड एनर्जी को चीर सकता है। अभी गेटो, रिको और क्रोई एक साथ लिफ्ट में होते, तीनों लिफ्ट से उतरते। क्रोई अभी रिको को अलविदा करती है क्योंकि उनका बस यहीं तक का सफर था। गेटो अभी रिको को लेकर मास्टर टेंजिन की टेरिटरी में आता है और बताता है कि उसे सीढ़ियों से नीचे जाकर गेट से होकर पेड़ के अंदर वहीं जाना है। उसके बाद पैर छोड़ने तक टेंजिन उसकी हिफाजत करेगा, फिर वो वापस मिस क्रोई के पास जा सकते हैं। ये सुन रिको सरप्राइज्ड हो जाती। गेटो बताता है कि यागा ने उन्हें कहा था कि मर्ज होना मतलब रिको का खत्म होना, ये उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन वो जानते हैं कि वो यहाँ क्या करने जा रहे हैं। गेटो और गोजो ने रिको से मिलने से पहले डिस्कस किया था कि अगर मर्जर टेंजिन से मर्ज होने से मना कर देता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, अब चाहे उन्हें इसके लिए टेंजिन के खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े। ये सुन रिको इमोशनल हो जाती है कि वो बचपन
बचपन से ही औरों से डिफरेंट थी। उसकी फैमिली के मरने के बाद भी वो औरों से अलग थी, क्योंकि उसे कोई रोना ही नहीं आया था। उसे लगा कि उसकी किस्मत यही है कि वो टेंजन से मर्ज हो जाए, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती। वो मिस क्रोई के साथ रहना चाहती है। इसमें गेटो उसे अपना हाथ देता है और कहता है कि ठीक है, फिर चलते हैं वापस। तभी रिको के सर में गोली लग जाती है और टोजी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मिशन कंप्लीट। गेटो चौंक जाता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। टोजी कहता है कि गोजो को मारकर, जिस पर गेटो अपनी कर्स स्पिरिट को बुला लेता है और कहता है कि अब ये मरेगा। और गेटो अपनी कर्स स्पिरिट को बुला लेता है, रेनबो ड्रैगन, और टोजी को पकड़कर बिल्डिंग में ही क्रैश कर देता है। लेकिन टोजी उसी वक्त गेटो पर गन फायर कर देता है। गेटो उससे बचने के लिए अपनी कर्स को बुलाता है और इसी के साथ टोजी भी गेटो के ड्रैगन से आजाद हो जाता है। टोजी कहता है कि वो ज्यादा हड़बड़ाए नहीं और अपर फ्लोर पर चलने लगता है। गेटो इधर नीचे वाले फ्लोर पर होता है। टोजी बताता है कि टॉम्स ऑफ द स्टार्ट बैरियर यूज करते हैं स्पिरिट्स को रोकने के लिए, इसलिए वो किसी इंसान को गेट पे नहीं तैनात करते, और अगर किसी को गेट का रास्ता पता हो तो वो आसानी से अंदर आ सकता है। सोर्सरर इस साल काफी बिजी है, बाहर फ्लाई हेड्स भी है, तो काफी केओस मचा हुआ है। टोजी के पास कोई कर्स्ड एनर्जी ही नहीं है, तो वो एक इनविजिबल मैन है बैरियर के लिए। लेकिन फिर भी एक दिक्कत है कि उसके पास कर्स्ड स्पिरिट है, तो बैरियर उसका पता लगा सकता है। इसलिए टोजी इस कर्स्ड स्पिरिट को इतना छोटा कर लेता है कि ये उसके पेट में रहता है, और इसी कर्स्ड में तो टोजी के सारे हथियार रहते हैं। बातें चली रही होती हैं, तभी गेटो उस पर हमला कर देता है, लेकिन अपर और नीचे फ्लोर होने की वजह से गेटो का निशाना चूक जाता है। गेटो पूछता है कि उसे गेट का रास्ता कैसे पता चला। टोजी कहता है कि इंसान स्मेल और फुटप्रिंट्स छोड़ता है पीछे चलते हुए, और उसने उसको देखा और गेट का पता लगा लिया। गेटो अभी लास्ट क्वेश्चन करता है कि क्रोई भी यहाँ थी, वो का, इस पर टोजी कहता है कि शायद मर गई होगी, रखी होगी तो बच गई होगी, और उसे फर्क नहीं पड़ता। गेटो अभी अपने ड्रैगन स्पिरिट को टोजी की तरफ भेज देता है और न्यूमरस कर्स्ड स्पिरिट प्रोजेक्टाइल भी यूज करता है। टोजी उन सबसे बच जाता है और रेनबो ड्रैगन को भी चीर देता है और गेटो को सामने लैंड करता है। गेटो मन में कहता है कि ये उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी। टोजी कहता है कि उसे गेटो की टेक्निक पसंद नहीं आई, किसी काम की ही नहीं है वो। तभी गेटो उसे अपने सिंपल डोमेन में फंसा देता है, कुचिसा के ओना सिंपल डोमेन। वो कर्स टोजी से पूछती है कि क्या वो प्रिटी है। टोजी जिस पर कहता है कि उसके वो टाइप की नहीं है। तभी टोजी का कान कटने लग जाता है और काफी ब्लेड्स उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टोजी आसानी से उन्हें तोड़ डोमेन को ही खत्म कर देता है और गेटो पर काफी अटैक कर देता है और कहता है कि अगर गेटो शिकिगामी यूजर होता तो वो उसे मार देता, लेकिन गेटो कर्स्ट अपने अंदर अब्सॉर्ब करके रखता है, तो ना जाने गेटो के मरने के बाद उसके अंदर की कर्स्ट का क्या होगा। और वैसे भी टोजी ज्यादा मुसीबत नहीं चाहता, तो आज गेटो जिंदा बच रहा है, मतलब उसके माता पिता ने कुछ उसके लिए अच्छा काम किया होगा। और वो हंसता है कि उस जैसे बंदर ने गेटो गोजो को हरा दिया। पेरेंट्स से टोजी को अभी मैगुमी की याद आती है कि वो तो उसका बेटा है और उसी ने तो उसका नाम मैगुमी रखा है। टोजी अभी रिको को लेकर स्टार रिलीजियस ग्रुप में पहुंचता है। जब वो सोनाडा से मिलता है, जो स्टार रिलीजियस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो इम्प्रेस्ड होता है कि वेसल मर गया, इसलिए वो टोजी को एक्स्ट्रा टिप देने का फैसला करता है। बताता है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप की शुरुआत नारा एरा में हुई थी, जब बुद्धिज्म जापान में फैल रहा था। तब सोर्सरर की गिनती ज्यादा नहीं थी और मास्टर टेंजन ने ही सोर्सरर्स की बुनियाद रखी, लेकिन सोर्सरर और रिलीजियस कोऑपरेटिव की कभी आपस में बनी ही नहीं, इसलिए आज का मॉडर्न स्टार रिलीजियस ग्रुप बना। जो सोर्सरर स्टार रिलीजियस ग्रुप के प्रिंसिपल की वजह से उन पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन इसके बाद भी अगर ये ग्रुप कुछ गलत कदम उठाता तो जुजुत्सु सोर्सर उन्हें खत्म कर देते, और हम नहीं चाहते कि उनके मास्टर टेंजन किसी इम्प्योर ह्यूमन से मर्ज हो। और अब टाइम आ गया, ये सुन चियू कहता है कि अगर टेंजन मर्ज नहीं होते तो ये ह्यूमंस के लिए खतरे की बात हो सकती है, जिस पर सोनाडा कहता है कि अपने मास्टर के हाथों मरने से तो अच्छा और क्या हो सकता है। ये वोल वहां से वो चला जाता है। टोजी और सियू उसको भी पागल बुलाते हैं। टोजी सियू से पूछता है कि उसने क्रोई को मारा क्यों नहीं था, जिस पर सियू कहता है कि उसके मरने से ज्यादा फायदा उसके जिंदा रहने का था, इसलिए उन्होंने उसे नहीं मारा। और वैसे भी टोजी उनका प्लान सुन कहाँ रहा था, अभी दोनों अलग हो जाते। टोजी अभी जाने लगता है और वो अपने सामने गोजो को देखता है। गोजो कहता है कि काफी टाइम हो गया मिले हुए, और बताता है कि जब टोजी ने उस पर अटैक किया था तब उसने फाइटिंग को गिव अप कर अपना सारा ध्यान रिवर्स कर्स टेक्निक पर लगा दिया था। कर्स टेक्निक नेगेटिव एनर्जी से बनी होती है, और जब तुम नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, और टोजी ने उसके सिर को नहीं काटा तो गोजो जिंदा है। टोजी देखता है कि इसको ताकत का नशा हो चुका है और वो गोजो पर अभी हमला कर देता है। गोजो फिर रिवर्सल कर्स टेक्निक रेड यूज करता है और टोजी को दूर फेंक देता है। टोजी देखता है
कि उसकी हड्डियां ठीक है। टोजी अभी गोजो की टेक्निक को समझने की कोशिश करता है कि कर्स टेक्निक से गोजो ने रिवर्सल रेड को इजाद किया और फिर उसने लिमिटलेस टेक्निक से जोड़ दिया। पहली लिमिटलेस टेक्निक फोर्स ऑफ स्टॉपिंग, जिससे गोजो किसी भी चीज को रोक सकता है। सेकंड लिमिटलेस, सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ वो अपनी तरफ चीजों को खींच सकता है। और फिर थर्ड फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी रिवर्सल रेड, जिससे वो कुछ भी दूर कर सकता है। खैर इन सब से तो टोजी डील कर सकता है, इसलिए टोजी अभी गोजो पर हमला करता है, जिससे गोजो बच जाता है और चीजें शांत हो जाती हैं। गोजो रिको से माफी मांगता है कि गोजो अभी गुस्से में नहीं है और ना ही किसी के लिए उसके दिल में नफरत है, वो बस खुश है, दुनिया देख रहा है। और कहता है कि लिमिटलेस टेक्निक की एडवांटेजेस भी है और साथ में डिसएडवांटेजेस भी, और इसकी इंफॉर्मेशन आसानी से लीक हो जाती है टोजी चेनिन फैमिली से, इसलिए इतना ज्यादा वो जानता है इस टेक्निक के बारे में। एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू, जब ये दो मिलते हैं तो इनफाइनाइट कोलाइड बनती है, होलो टेक्निक पर्पल। तभी एक रोशनी आती है टोजी की तरफ, अभी सभी शांत हो जाता है। टोजी कहता है कि वो कभी फ्री में काम नहीं करता, उसने जो देखा आज लिमिटलेस कर्स टेक्निक यूजर को जागते हुए, जो मॉडर्न एरा का सबसे पावरफुल सॉर्सरर बन चुका है। इस पावरफुल सॉर्सरर को टोजी घुटने पर लाना चाहता था। जेनिन क्लैन जिसने टोजी को ठुकराया उसको घुटने पर लाना चाहता था, और जब से टोजी ने ये सोचा था तभी से वो हार गया था। टोजी अभी मेगुमी को याद करते हुए कहता है कि शायद उस दिन टोजी को लगा कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर नहीं, ऐसा टोजी कभी कर ही नहीं सका। गोजो अभी टोजी से पूछता है कि क्या उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। टोजी कहता है कि नहीं, पर फिर वो अपने बेटे को याद करता है और कहता है कि 2-3 साल के अंदर मेगुमी को जेनिन में बेच दिया जाएगा, तो उससे जो करना है वो कर सकता है। लेटर गेटो को टोजी की कर्स स्पिरिट मिलती है जो हेल्प मांग रही होती है। गोजो उसे एब्जॉर्व कर लेता है और भागता हुआ गोजो के पास पहुंचता है। गोजो अभी रिको की बॉडी लेकर आ रहा होता है और कहता है कि गेटो शायद लेट हो गया, पर नहीं, शायद गेटो टाइम पर आया है। गेटो कहता है कि वो सोको से मिला और उसने खुद को हील करवा लिया। गोजो कहता है कि उन्हें इन लोगों को मार देना चाहिए। गोजो को अभी फर्क भी नहीं पड़ेगा जो लोग उसके सराउंडिंग में खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं, जिनके चेहरे पर एक ब्रेन वॉश्ड स्माइल है। गेटो कहता है कि नहीं, ये सिर्फ बिलीवर्स हैं, कोई मतलब नहीं है इन्हें मारने का, अपर ग्रुप तो ऑलरेडी भाग चुका है। गोजो अभी जाने लगता है और कहता है कि क्या जरूरी है हर चीज का मतलब हो, जिस पर गेटो उन लोगों के बीच खड़ा रहता है और कहता है कि मतलब होना जरूरी है, स्पेशली एक जुजित्सु सॉर्सरर के लिए। 7 देखो फील्ड मिशन के 1 साल बाद गेटो और सोको गोजो को उसकी लिमिटलेस टेक्निक में मदद कर रहे होते हैं। सोको उसके ऊपर पेंसिल और रबड़ फेंक कर मारती है, जिससे पेंसिल तो रुक जाती है लेकिन रबड़ उसके ऊपर जाकर गिरती है। गोजो कहता है कि उसने इन्फिनिटी को ऑटोमेटेड कर दिया, मतलब जो काम वो मैनुअली करता था अब वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। वो रिवर्स कर्स टेक्निक को कंटिन्यूसली यूज कर सकता है और अभी वो डोमेन एक्सपेंशन में भी महारत हासिल करने की तैयारी कर रहा है। तो ये देख खुद से कहता है कि गोजो अब ताकतवर बन चुका है, अब वो सारे मिशन अकेले ही कर लेता है। सोको किसी मिशन पर जाती ही नहीं, तो गेटो अब अकेला ही मिशन पर जाता है। अब कहानी जुड़ती है एपिसोड 1 से। गेटो खुद से कहता है कि समर का टाइम काफी चीजें बिजी थी, कर्स्ट स्पिरिट भी बढ़ रही थी। कर्स्ट स्पिरिट को एक्सरसाइज करना, उनको एब्जॉर्ब करना, कोई नहीं जानता कि उनका टेस्ट कैसा होता है। साल भर से गेटो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर बना नॉन सॉर्सरर को बचाने के लिए। गेटो अभी एपिसोड 4 के उन्हीं बिलीवर्स का चेहरा अपने दिमाग में पाता है। वो नहाता है ताकि उसके थॉट्स भी धुल जाएं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। अभी गेटो एक जगह पर बैठा होता है जहाँ उससे हाइबारा मिलने आता है। वो कहता है कि कल वो एक मिशन पर जा रहा है, तो वो उनके लिए खाने को क्या लेकर आए। गेटो जानता है कि हाइबारा गोजो को मानता है और गोजो को स्वीट पसंद है, इसलिए वो उसे मिठाई लाने को कहता है और उससे पूछता है कि क्या वो जुजुत्सु सॉर्सरर बना रहना चाहता है। ये उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं है शायद। इस पर हाइबारा थोड़ा सोचता है और कहता है कि उसने कभी इतना सोचा ही नहीं, लेकिन वो जुजुत्सु सॉर्सरर बना रहेगा और उसे हार्ड वर्क करना पसंद है और अपना वो बेस्ट देगा। ये सुन के तो चौंक जाता है क्योंकि वो भी यही सुनना चाहता था। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो पूछती है कि उन्हें कैसी वुमेन पसंद है, जिस पर हाइबारा कहता है कि जो ज्यादा खाती हो। गेटो पूछता है कि क्या ये सही लड़की है, जिस पर हाइबारा कहता है कि वो शक्ल देखकर बता सकता है कि कौन सही है। जिस पर गेटो कहता है कि तो वो गेटो की शक्ल देखकर क्यों नहीं बता पा रहा। खैर कुछ नहीं, ये सुन हाइबारा भी कहता है कि ठीक है वो जा रहा है। अभी यूकी और गेटो वहीं पे अकेले होते हैं। यूकी बताती है कि वो यूकी सुमोको है, स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर। गेटो कहता है कि हाँ, ये वही सॉर्सरर है जो कभी भी मिशन पर नहीं जाती। यूकी कहती है कि वो प्रॉब्लम को जड़ से
खत्म करना पसंद करती है। कर्सिस को मारने की बजाय वो कर्सिस की रूट को खत्म करना पसंद करेगी। वो ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ कर्स स्पिरिट ही ना हो। ये सुन गेटो चौंक जाता है। यूकी गेटो से पूछती है कि कर्स स्पिरिट कैसे बनती है। गेटो बताता है कि ह्यूमन नेगेटिव इमोशन से। यूकी कहती है कि सही, 2 तरीके हैं उसके गोल को अचीव करने के लिए। पहला, मैनकाइंड से कर्स एनर्जी खत्म कर देना। दूसरा, ह्यूमन कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सके। और वो बताती है कि टोजी एक आइडियल केस था, एक ऐसा पर्सन जिसके पास 0 कर्स्ड एनर्जी थी। वो उस पर स्टडी करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा। गेटो को खुद पर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए टोजी से हारने पर। वाकई टोजी एक सुपर ह्यूमन था, लेकिन टोजी के मरने के बाद उसके जैसे ज्यादा लोग इस दुनिया में शायद ना हो, इसलिए अब उसके पास दूसरा ऑप्शन ही बता है। वो बताती है कि कर्स्ड स्पिरिट जुत्सु सोर्सर से जन्म नहीं लेती, क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, उनके मरने के बाद शायद ये हो सकता है। तो अगर सब मैनकाइंड जुजुत्सु सोर्सर बन जाए तो कर्स्ड स्पिरिट बनेंगी ही नहीं। इसमें गेटो कहता है कि अगर सभी नॉन सोर्सर मर जाए तब भी कर्स्ड स्पिरिट नहीं बनेगी। इसमें यूकी गेटो का नाम पूछती है। गेटो सोचता है कि शायद उसे अपने दिल की बात नहीं बतानी चाहिए थी। यूकी कहती है कि ये रास्ता आसान है, क्योंकि नॉन सोर्सर को पकड़कर उन्हें सोर्सर बनाना एक सर्वाइवल बनेगा। और अभी वो पूछती है कि क्या वो नॉन सोर्सर से हेट करता है, जिस पर गेटो कहता है कि उसे नहीं पता, वो नहीं जानता कि क्या सही है। ये सुन यूकी कहती है कि ये गेटो को ही डिसाइड करना होगा, या तो वो उन्हें बचाना चाहता है या उनके अगेंस्ट होना चाहता है। यूकी अभी यहाँ से चली जाती है और जाते जाते बताती है कि नेक्स्ट टाइम वो गोजो गेटो तीनों साथ में घूमेगा। और टेंजन की वो फिक्र ना करे, क्योंकि प्लाज्मा वेसल जब मरता है तो उसी टाइम दूसरा प्लाज्मा वेसल भी तैयार हो रहा होता है। अभी नाना भी अपने मिशन से लौटता है और वो नाखुश होता है, क्योंकि वो हाई 12 को नहीं बचा सका। जिस कर्स्ड स्पिरिट से वो लड़ने गए थे उन्हें लगा वो ग्रेट 2 की है, बट ऐसा नहीं था। गेटो नानामी को रेस्ट करने को कहता है और बताता है कि गोजो ने उनका मिशन अब टेक केयर कर लिया। हाइबारा के मरने के साथ गेटो खुद से कहता है कि यही होता है। जुजुत्सु सोर्सर एक मैराथन में, जिसके एंड में उन्हें उनके साथियों की लाशें पड़ी मिलेंगी। अभी एक मिशन पर गेटो अकेला जाता है, जब गांव वालों ने 2 लड़कियों को बंद कर रखा होता है। उनका कहना होता है कि ये लड़कियां मिस्टीरियस पावर से विलेजर्स को नुकसान पहुंचा रही थी। गेटो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने कॉज ऑफ इंसिडेंट खत्म कर दिया, पर वो दोनों बच्चियों को मॉन्स्टर बुलाते। वो 2 लड़कियां जो कि सोर्सर होती है, खुद को बचाने में अनेबल होती है। ये वो पल होता है जब गेटो एक रास्ता चुनता है और सारे गांव वालों को मार देता है। साल भर से चल रहे थॉट्स के चलते गेटो अब नॉन सोर्सर के अगेंस्ट हो जाता है और डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना है। ये खबर अभी जुजुत्सु हाई को भी पता चलती है कि 112 विलेजर्स को गेटो के कर्स मैनिपुलेशन के चलते मार दिया गया, इसलिए गेटो को मौत की सजा सुनाई जाती है। यागा की ये बात सुन गोजो को यकीन नहीं होता। यागा कहता है कि वो खुद नहीं जानता कि गेटो क्या कर रहा है। अभी शिनजुगा में गेटो सोको से मिलता है। सोको उससे पूछती है कि क्या रिपोर्ट सच है। गेटो कहता है कि हाँ। सोको पूछती है कि क्यों। गेटो कहता है कि वो ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ नॉन सोर्सर ना हो। ये सुन सोको इससे चाइल्डिश आइडिया बताती है और गोजो को कॉल कर गेटो के बारे में बताती है। अभी गोजो भी यहाँ पर आता है और गेटो से बात करता है, पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गेटो कहता है कि उसने सोको को सब बता दिया और बार बार वो अब बात नहीं दोहराएगा। ये सुन गोजो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि सब लोग खत्म हो जाएंगे। गेटो कहता है कि जो चीज गोजो खुद पॉसिबल कर सकता है वो उसे इम्पॉसिबल बता रहा है। और एक सवाल, क्या गोजो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो गोजो है, या वो गोजो है इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। और गेटो कहता है कि उसने अपना रास्ता चुन लिया है। गोजो अभी उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन वो अभी रुक जाता है। कहता है कि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है गेटो। जिस पर गेटो कहता है कि इन सब चीजों को करने का एक मतलब है जो वो भी जानता है। लेटर गोजो स्कूल में होता है और वो यागा से पूछता है क्या वो स्ट्रॉन्ग है, जिस पर यागा कहता है कि हाँ। गोजो कहता है कि फिर भी वो सिर्फ उन्हें ही बचा सकता है जो जीना चाहते हैं। अभी हम स्टार रिलीजियस ग्रुप को देखते हैं जो अब बिखर चुका होता है। वहाँ गेटो उन 2 लड़कियों के साथ आता है और स्टार रिलीजियस ग्रुप को कहता है कि अब वो उनका लीडर है और उसने अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया है। और वो सोनाटा को स्टेज पर बुला उसको मार देता है और कहता है कि ये एक मंकी था। समटाइम्स लेटर गोजो यंग मेगुमी से मिलता है और उससे कहता है कि उसके डैड जेनिन क्लैन से थे और जेनिन क्लैन बेकार है, उन्हें सिर्फ पावरफुल बच्चे चाहिए होते और अब मेगुमी को कुछ टाइम में बेच भी दिया जाएगा। और मेगुमी को वो बताने जाता है कि उसने टोजोई को मार दिया, बट मेगुमी बीच में इंटरप्ट करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके डैड कहाँ हैं और कैसे हैं। अगर वो सुमिकी यानी उसकी बहन को भी उसके साथ आने दे तो वो गोजो के साथ चल सकता है। गोजो एक पल रुकता है और कहता है कि ठीक है, वो फिक्र ना करे, सब गोजो संभाल लेगा। और कहता है कि मेगुमी अब
अब इतना स्ट्रॉन्ग बने कि वो गोजो के साथ खड़ा रहे। अभी कहानी लौटती है सीजन 1 में, जब तीनों मिलकर अभी गोजो को उठाते हैं, जो सारी यादें गोजो के अभी दिमाग में चल रही होती है। यूजी, मेगुमी और नोबारा साथ होते हैं। मेगुमी कहता है कि वो जुजुत्सु हाई जा रहा है, नोबारा कहती है कि वो शॉपिंग पर जा रही है, यूजी कहता है कि वो तो मूवी देखने जा रहा है। तो क्या नोबारा चलना चाहेगी? नोबारा पूछती है कि कौन सी मूवी? यूजी बताता है कि अर्थवॉर्म 4। ये सुन नोबारा कहती है कि उसने पार्ट 1, 2, 3 भी नहीं देखी, तो वो कैसे 4 देख सकती है? यूजी फिर उसे स्टोरी बताने लगता है कि एक साइंटिस्ट उसमें एक एक्सपेरिमेंट करता है और एक आदमी अर्थवॉर्म बन जाता है। फिर एक बार वो एक लड़की से मिलता है और उस लड़की को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन लोग उसे ढूंढ लेते हैं और वो उसे मार देते हैं। फिर उसकी मदद करने काफी छोटे छोटे अर्थवॉर्म आ जाते हैं। इसमें नोबारा कहती है कि कैसी बकवास मूवी है, इसलिए यूजी अब अकेला ही मूवी देखने निकल जाता है। मीनवेल सिटी में एक लड़की किसी को ढूंढ रही होती है। अभी अपन देखते हैं वो सीन जो हम सीजन 1 के आखिर में देख आओ और मैं अभी अपना रिकमेंडेशन देते हैं कि किसे ग्रेड 1 में प्रमोट कर देना चाहिए। मैं माकी और पांडा, आओई, मेगुमी, नोबारा और यूजी का नाम रिकमेंड करते हैं। दोनों की रिकमेंडेशन के बाद अब दोनों पिंग पोंग खेल रहे होते हैं। आओई में से कहता है अब रिकमेंडेड सोर्सर को फर्स्ट ग्रेड सोर्सर यानी उन्हीं के लेवल के सोर्सर के साथ मिशन करना पड़ेगा, और अगर वो सक्सेसफुली मिशन क्लियर कर लेते हैं फिर वो सेमी ग्रेड सोर्सर में प्रमोट हो जाएंगे और फिर उन्हें सिंगल हैंडेडली मिशन क्लियर करने पड़ेंगे और उसके रिजल्ट डिसाइड करेगा कि वो फर्स्ट ग्रेड सोर्सर बनेंगे या नहीं। और आओई तो काफी कॉन्फिडेंट है कि वो यूजी के साथ मिशन पर जाएगा, जिस पर मेमे उसे रोकती है और कहती है कि जो जिसका नाम रिकमेंड करता है वो उसके साथ मिशन पर नहीं जा सकता। मतलब आओई ने यूजी का नाम रिकमेंड किया है तो वो उसके साथ नहीं जा सकता। अभी हम सेम उसी लड़की को नोबारा के साथ देखते हैं। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। नोबारा उसकी पिक देखती है और देखती है कि ये सिर्फ 6 महीने में मोटी से इतनी पतली और लंबी भी हो गई। अभी दोनों बात कर रहे होते हैं। नोबारा समझती है कि मतलब इजिची यूजी को लाइक करती है। इजिची नोबारा से पूछती है कि क्या वो भी यूजी को लाइक करती है, जिस पर नोबारा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पर उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। अभी नोबारा कहती है कि इसमें कोई उसकी हेल्प कर सकता है, इसलिए वो मेगुमी को कॉल कर बुलाते हैं। मेगुमी भी अभी यहाँ आता है और देखता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। वो मेगुमी से पूछती है कि क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है? मेगुमी बताता है कि नहीं, कोई नहीं है। जब वो जुजुत्सु हाई आया था तब वो कोई दुखी नहीं था और उसके घर में बिकनी वाली लड़कियों की फोटोज थी, और अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो ऐसी फोटोज वो नहीं रखता। नोबारा अभी यूजी को बुलाती है। यूजी आता है और वो इजिची को देखता है और वो उसे पहचान लेता है। अभी अपन देखते हैं कि स्कूल में एक बार यूजी के दोस्त उससे पूछते हैं कि अगर वो जीएफ बनाना चाहे तो किसे बनाएगा, जिस पर वो इजिची का नाम लेता है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि पर वो तो लंबी लड़कियां पसंद करता है ना। यूजी कहता है कि वो बात अलग है, पर इजिची की राइटिंग भी तो अच्छी है। इजिची अभी खुद से कहती है कि वो दूसरों से नफरत करती थी सिवाय यूजी को छोड़कर, लेकिन अब वो भी दूसरों जैसी बन चुकी है और वो अपनी फीलिंग फिर यूजी को बिना बताए वहां से चली जाती है। नोबारा और मेगुमी अभी रास्ते में साथ होते हैं। नोबारा कहती है कि उसने इजिची का नंबर ले लिया है। अभी तीनों यूटा हाइमे से मिलने जाते हैं। वो कहती है कि कोई 2 लोग हैं जो उनकी अंदर की बातें बाहर फैला रहे हैं। एक प्रिंसिपल के लेवल का है और एक उनके ही लेवल का है, जिस पर नोबारा कहती है कि फिर कौन है वो? शायद वो क्योटो स्कूल में से हो सकता है, क्योंकि अगर वो टोक्यो में से होता तो हम तीनों टोक्यो स्टूडेंट यहाँ नहीं होते। जिस पर यूजी नोबारा को होशियार बताता है। अभी तीनों मेकामारू के पास जा रहे होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी दूर से ही अपने रोबोट को कंट्रोल कर सकती है और वो अपनी पपेट मैनिपुलेशन टेक्निक की हेल्प से दूर से अपने पपेट की हेल्प से जासूसी भी कर सकता है। मीनवेल क्योटो जुजुत्सु हाई में काजुमी मेकामारू को उठाती है क्योंकि वो सो रहा होता है। इस तरफ यूटा हाई में और तीनों मेकामारू के पास आते हैं और वो देखते हैं कि कोकिची भाग गया है, मतलब वो ही खबरी है कोकिची। अभी माहितो और कीटो से मिलता है। माहितो कहता है कि वो चाहता है कि वो यहाँ कोकिची को मार दे, लेकिन गेटो उसे वार्न करता है कि उसने अगर ऐसा किया तो ये उनके लिए ही मुसीबत बन सकता है, क्योंकि कोकिची ने वादा किया था कि वो उनका काम करेगा और वो अंदर की खबर देगा। बदले में माहितो अपनी लाइटल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से कोकिची को ठीक करेगा। और वैसे गेटो को अभी शिबुया में कोकिची से और भी काम करवाने थे, पर कोई बात नहीं, माहितो पहले उसे ठीक कर दे फिर उसे वो मार सकता है। कोकिची कहता है कि बात हुई थी कि वो क्योटो स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचाएंगे, जिस पर माहितो कहता है कि ये काम उसने थोड़ी किया था, ये तो हानामी ने किया था। और अभी वो कोकिची के पास आता है और उसे ठीक कर देता है और कोकिची को मारने पड़ता है। कोकिची अभी काफी सारे मेकामारू रिलीज कर देता है। कीटो माहितो से कहता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। माहितो कहता है कि वह संभाल लेगा। माहितो अभी अकेले ही सारे मेकामारू को खत्म कर देता है और वो देखता है कि कोकिची वहां नहीं है। तभी बिल्डिंग फूटती है और अब एक लार्ज लेक के पास दोनों
दोनों आ जाते हैं। कोकिची अपनी कर्स्ड एनर्जी की हेल्प से एक पपेट बनाता है। माहितो देखता है कि मतलब कोकिची काफी वक्त से इतना बड़ा पपेट बना रहा था। कोकिची जानता है कि उसका माहितो को हराना मुश्किल है। केटो ने भी वेल बना रखी है जिसकी वजह से गोजो तक वो नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन उसे किसी भी तरीके से गोजो तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी और वो तैयार हो जाता है अपना बेस्ट देने के लिए। माहितो के अभी वो सारे अटैक्स को एनालिसिस कर लेता है और अपने अल्ट्रा कैनन की हेल्प से अपनी कर्स्ड एनर्जी यूज कर सिंगल शॉट मारता है माहितो पर, और माहितो ये देख हैरान हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।